आज के इस वीडियो में हम लोग WP क्लास 12th सेमेस्टर 3 के चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल की मौलिकता सेपरेटली अगर बोला जाए तो जियो टेक्टोनिक्स जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं भू विवर्तनिकी, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सवाल बनते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वक्त को बिना जाया किए हुए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल है कि सर्वप्रथम किसने महाद्वीपों के एक साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? हु फर्स्ट एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टिनेंट्स बीइंग टुगेदर। हम लोग को जिस तरीके से पता है कि आज के कॉन्टिनेंट, आज के जो हम लोग महादेश महाद्वीप बोलते हैं, जो 7 अलग अलग भागों में बटा हुआ है, वो कई सौ साल पहले एक साथ जुटे हुए थे, जिसके बारे में हम लोगों को अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। मगर उससे भी पहले इन्होंने ये पॉसिबिलिटी लगाया था, संभावना लगाया था कि वो एक साथ जो आज के कॉन्टिनेंट है, वो जो आज बिखरे हुए 7 भागों में, वो एक साथ कभी ना कभी जुड़े हुए थे। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था, मगर उससे भी पहले किसी ने ये पॉसिबिलिटी जाहिर किया था। तो उनका नाम क्या है? अगर हम लोग देखे थे ऑप्शन में देखा जाए तो अब्राहम ऑर्टेलियस है, एंटोनियो स्नाइडर है, एंटोनियो पेलेग्रिनी है, F.G. टेलर है। तो सही जवाब हम लोगों को क्या होगा? अब्राहम ऑर्टेलियस। अब्राहम ऑर्टेलियस ने ही सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी जाहिर किया था, संभावना जाहिर किया था कि जितने भी कॉन्टिनेंट आज के जमाने में 7 हिस्सों में बटे हुए हैं, वो कभी ना कभी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये पहला नंबर सवाल था। दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, महाद्वीप के प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रपोज्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब होता है, ये एक ऐसा थ्योरी है जिसमें ये बताया गया था कि जितने भी आज के महादेश, आज के कॉन्टिनेंट जो 7 अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, वो कई सौ साल पहले एक साथ जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे करके अलग हुए। इसको ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था, मतलब किसने दिया था? तो मैंने अभी जैसे बताया कि किसने दिया था भाई, तो जितने भी ऑप्शन है, डूजो विल्सन है, अल्फ्रेड वेगनर है, एसी वावर्ट है, हैरी हैस है। तो मैंने जिस तरीके से भी बताया कि अल्फ्रेड वेगनर ने ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में। तो कार्बोनीफेरस युग में वेगनर द्वारा सभी महाद्वीपों को जोड़ने के लिए दिए गए नाम को क्या कहा जाता है? द नेम गिवन टू ऑल द कॉन्टिनेंट्स जॉइंड टुगेदर इन द कार्बोनीफेरस एज बाय वेगनर वाज, अगर बोला जाए सुपर महाद्वीप, लॉरेशिया, पेंजिया, यूरेशिया। अगर बोला जाए, हम लोग अगर बोलेंगे ना कि आज के जमाने में जितने भी 7 महादेश कॉन्टिनेंट जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं ना, बोला गया है कि पहले के जमाने में सब क्या थे? एक साथ थे। तो वो एक साथ पूरे जो जितने भी आज के 7 बर्रे आजम है, आज के 7 महाद्वीप, वो एक साथ जुड़े हुए थे। तो वो एक साथ जुड़े हुए थे, उस विशाल रूप को क्या कहा जाता है? उस विशाल रूप को क्या कहा जाता है? पेंजिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेंजिया। उसके बाद पेंजिया का विघटन कब शुरू हुआ था? विघटन का मतलब टूटना। अगर इंग्लिश में सवाल देखा जाए, व्हेन डिड द ब्रेकअप ऑफ पेंजिया बिगिन, कब टूटना स्टार्ट हुआ था? किस एज में, किस युग में टूटना स्टार्ट हुआ था? पेंजिया, है ना। मैंने कहा है कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं जो आज 7 हिस्सों में बटे हुए थे, वो एक समय में कभी ना कभी जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे करके टूटने लगे थे। तो वो किस एज में आकर के वो टूटने लगे थे? तो पैलियोजाइक युग में, या क्रिटेशियस युग में, जुरासिक युग में, या कार्बोनीफेरस युग में? तो हमारा जवाब होगा जुरासिक युग में। अभी आपने एक सवाल देखा था, देखिए कार्बोनीफेरस में क्या था कि सब जुड़े हुए थे। कार्बोनीफेरस एज में सब जितने भी कॉन्टिनेंट वो जुड़े हुए थे, पेंजिया कहा जाता था। मगर जैसे ही जुरासिक एज आया, वो धीरे धीरे करके वो टूटने लगे, टूटकर बिखर के 7 हिस्सों में बटने लगे थे। तो हालांकि जब स्टार्टिंग में वो पेंजिया टूटे थे तो 2 भागों में बटे थे, है ना। उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? हाउ डिड द कॉन्टिनेंट्स सेपरेट, मतलब कि जो ये महाद्वीप, पहले के जो पेंजिया महाद्वीप थे, वो कैसे टूटे थे? गुरुत्व बल और ध्रुवीय अपकेंद्रीय बल से, प्लेट विवर्तनिकी बल से, उपरोक्त ए एंड बी, मतलब इन दोनों के वजह से, और ऑल ऑफ द अबव, ये चारों की वजह से अगर बोला जाए तो इनका जवाब है उपरोक्त ए बी, मतलब गुरुत्व बल और ध्रुवीय अपकेंद्रीय बल की वजह से और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ये महाद्वीप जो है वो टूटने लगे थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पेंजिया को, नेक्स्ट सवाल 6 नंबर सवाल है, पेंजिया को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया, वे भाग थे? पेंजिया को मैंने अभी जैसे कहा था कि पेंजिया जो है वो
पहले के एक विशाल कॉन्टिनेंट थे जो आज 7 हिस्सों में बट गए हैं, उसको पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया जब जुरासिक युग में जब टूटा था ना, तो दो भागों में टूटा था। यहाँ पे सवाल क्या है कि पेंजिया का सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया था, वो कौन कौन से थे? मतलब जब पेंजिया टूटा था तो 2 हिस्सों में टूटा था, तो एक हिस्से को क्या कहा जाता, दूसरे हिस्से को क्या कहा जाता? ये सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। चले तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर है पैंथालासा और गोंडवानालैंड, ऑप्शन नंबर बी है लॉरेशिया और गोंडवानालैंड, ऑप्शन नंबर सी है फॉकलैंड और लियूरियन लैंड, और ऑप्शन नंबर डी है आर्कटिक और अंटार्कटिका लैंड। तो हम लोग का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लॉरेशिया एंड गोंडवानालैंड। मतलब जब पेंजिया टूटा था ना, तो उसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा था वो कहलाता था लॉरेशिया, और जो उसका साउथ वाला हिस्सा था ना वो कहलाता था गोंडवानालैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पेंजिया के उत्तरी भाग को क्या कहा गया है? वेरी इजी सवाल है ना, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि पेंजिया जब 2 भागों में बट गया था, अभी हम लोग पढ़ा है कि पेंजिया के नॉर्थ वाले भाग को, मतलब द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेंजिया वाज कॉल्ड, हम लोग को पता है कि उसको क्या कहा जाता है? लॉरेशिया कहा जाता है। हाँ, मगर एक और नाम से इसको पुकारा जाता है अंगारा लैंड। तो इसके हिसाब से ए और बी दोनों सवाल हो सकते हैं, दोनों जवाब हो सकते हैं। ए और बी दोनों इसके जवाब होंगे। अंगारा लैंड कहते हैं और उसे लॉरेशिया भी कहते हैं ना। पेंजिया के नॉर्थ वाले इलाकों को क्या कहा जाता है? लॉरेशिया कहा जाता है। पेंजिया के उत्तरी भाग को, नॉर्दर्न हिस्से को लॉरेशिया कहा जाता है या अंगारा लैंड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेशिया तथा गोंडवानालैंड, मतलब ये लॉरेशिया मतलब क्या? पेंजिया का उत्तरी साइड, और पेंजिया का जो साउथ साइड है मतलब कि दक्षिणी भाग है, लैंड के बीच उथले तंग खुले जलीय भाग को क्या कहा जाता था? The shallow, narrow, open water body between Laurasia and Gondwanaland was known as, मतलब लॉरेशिया और गोंडवानालैंड के बीच में एक पानी वाला हिस्सा था, उसको किस नाम से पुकारा जाता था? पैंथालासा के हिसाब से पैंथालासा पुकारा जाता था, ग्लेशियर पुकारा जाता था, लेमुरिया कहा जाता था, टेथिस सागर कहा जाता था। अगर बोला जाए तो टेथिस सागर कहा जाता। हम लोग ये पढ़े भी है, हम लोगों ने ये पढ़ा भी है कि आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पे पहले टेथिस सागर हुआ करता था, है ना। वो भी एक जवाब है, और ये भी एक जवाब है क्या कि जो लॉरेशिया है और गोंडवानालैंड है उसके बीच में एक जलीय भाग था, एक पानी वाला हिस्सा था, उसको किस नाम से पुकारा जाता है? वो क्या था भाई? टेथिस सागर था, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत ने किस नए सिद्धांत के विकास के लिए आधार प्रदान किया है? द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रोवाइडेड द बेसिक फॉर द डेवलपमेंट फॉर विच न्यू थ्योरी, मतलब महाद्वीपीय संचलन, मतलब महाद्वीपीय वही कॉन्टिनेंट थ्योरी है ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो किस सिद्धांत के लिए, नए सिद्धांत के विकास के लिए आधार प्रदान किया है? तो पहला ऑप्शन नंबर है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, सागर तलीय प्रसार सिद्धांत, इंग्लिश में भी ऑप्शन है उसको देख सकते हैं, टेट्राहेड्रल सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जवाब होगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे, यह किसकी मान्यता थी? मतलब कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी महाद्वीप जो है वो आपस में जुड़े थे, वो किसकी मान्यता है? किनका सोच था ऐसा भाई? तो आर्थर हॉम्स का था, अल्फ्रेड वेगनर का है, लोथियन ग्रीन का है, या एंटोनियो स्नाइडर का है? तो हम लोग का जवाब होगा अल्फ्रेड वेगनर। देखते हैं हम लोग। ध्रुवीय अपकेंद्रीय बल किससे संबंधित है? व्हाट इज द पोलर फ्लेमिंग फोर्स रिलेटेड टू? सूर्य के ताप से, समुद्री लहरें से, पृथ्वी का घूर्णन से, ज्वार भाटा के बल से। हम लोग का इसका प्रॉपर जवाब होगा पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ से हमारा ध्रुवीय अपकेंद्रीय बल मतलब पोलर फ्लेमिंग फोर्स जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ज्वार भाटा बल किसके आकर्षण बल से उत्पन्न होता है? टू whose attraction is tidal force related। हम लोगों ने ज्वार भाटा, टाइड एंड एब हम लोग पढ़े हैं। ज्वार भाटा क्या होता है कि समुद्र के पानी का लेवल, समुद्र के पानी के लेवल का ऊपर उठ जाना टाइड कहलाता है, और नीचे गिर जाना एब कहलाता है। मतलब समुद्र के पानी का ऊपर उठ जाना, ऊपर लेवल उठ जाना वो ज्वार कहलाता है, और लेवल घट जाना ज्वार भाटा कहलाता है, मतलब भाटा कहलाता है ना। तो ये किसके वजह से होता है? तो चांद के आकर्षण के, चांद के ग्रेविटी की वजह से और सूरज के ग्रेविटी के वजह से जमीन पर, हमारे अर्थ पर ये ज्वार भाटा को देखने को मिलता है। तो इसका प्रॉपर क्या जवाब होगा? पृथ्वी और सूर्य के कारण होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के कारण होता है, मंगल और शुक्र की वजह से होता है, सूर्य और चंद्रमा के कारण होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि चांद के ग्रेविटी पावर से और सूर्य के ग्रेविटी पावर से
अर्थ के समंदर का पानी ऊपर उठती है, लेवल उसका ऊपर उठता है, ज्वार कहलाता है, जमीन पे फिर नीचे गिर जाती है, भाटा कहलाता है। इसका मतलब पता ये चला कि सूरज और चंद्रमा के कारण ही हमारा क्या होता है, टाइडल फोर्स रिलेट करता है, हमारा ज्वार भाटा बल काम करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। रेडियोमेट्रिक विधि से क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है? क्या जानकारी रेडियोमेट्रिक विधि से, मतलब व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेडियोमेट्रिक मेथड? तो महासागरों की गहराई, जीवों की आयु, वनस्पतियों की प्रजाति, चट्टानों की आयु, एज ऑफ रॉक। प्रॉपर जवाब अगर देखा जाए, इसका फाइनल जवाब हम लोग देखते हैं तो चट्टानों की आयु, एज ऑफ रॉक। मतलब कि रेडियोमेट्रिक विधि से, रेडियोमेट्रिक मेथड से हम लोग किसी भी चट्टान, किसी भी रॉक के एज के बारे में पता कर सकते हैं कि चट्टान कितना पुराना है। रेडियोमेट्रिक मेथड के जरिए से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा चट्टान कितना पुराना है, किस युग का है, कितना पुराना है वो, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अटलांटिक तटों को जोड़ने के लिए, अटलांटिक तटों को जोड़ने के लिए एंटोनियो पेल्ग्रिनी ने किस विधि का, किस मेथड का उपयोग किया था? Which method did Antonio Pellegrini use to connect the Atlantic coast? तो रेडियोमेट्रिक, भूगोल सर्वेक्षण, कंप्यूटर ग्राफिक, कार्बन डेटिंग। तो इसमें से हम लोग का प्रॉपर जवाब होगा ज्योग्राफिकल सर्वे का इस्तेमाल करके एंटोनियो ने अटलांटिक तटों को जोड़ने का काम किया था। चलो देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम लोग क्या लिखा हुआ है? विज्ञान के इतिहास के अभिलेखों के अनुसार वह व्यक्ति कौन था जिसने अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़ने की संभावना का प्रस्तावना रखा था? भाई, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस, who proposed the possibility of America, Europe and Africa being joined together? जवाब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अब्राहम ऑर्टिलियस, अल्फ्रेड वेगनर, एंटोनियो स्नाइडर और आर्थर हम्स। तो इसमें प्रॉपर जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम ऑर्टिलियस में। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग कि वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया था? In which year did Wegener propose the continental drift theory? तो ऑप्शन नंबर है 1912, 1912 में, ऑप्शन नंबर बी 1920 में, ऑप्शन नंबर सी 1905 में, ऑप्शन नंबर डी 1930 में। तो हम लोग का प्रॉपर जवाब होगा 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। चलें नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद है अंटार्कटिका किसका अंग था? किसका बोलने का मतलब कि वो इंडिया का नॉर्थ साइड मतलब यूरेशिया या उसके साउथ भाग जो हमारा गोंडवाना लैंड है, उन दोनों में से किसका हिस्सा था? अंटार्कटिका उस वक्त किसका हिस्सा था? तो ऑप्शन नंबर ए है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन नंबर बी है अंगारा लैंड का, ऑप्शन नंबर सी वेस्टवाना लैंड का, ऑप्शन नंबर डी साइलूरियन लैंड का। तो हम लोग का अंटार्कटिका जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पेंजिया के चारों ओर विशाल महासागर स्थित था, उसका नाम क्या था? जिस तरीके से आज की सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि जो आज 7 महादेश, 7 कॉन्टिनेंट हैं, अलग अलग भागों में, टुकड़े में, 7 हिस्सों में बैठे हुए हैं, उसको आज हम लोग महादेश बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं, और बर्रे-आज़म कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। और उसके चारों तरफ जितने भी जलीय भाग है, पानी वाला हिस्सा है, आज के समय में, और उसे हम लोग ओशियन कहते हैं, सागर कहते हैं। पहले के टाइम पे जो जितने भी कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था, उसके चारों तरफ जितने भी पानी वाला हिस्सा था, उसको ओशियन नहीं कहा जाता था पहले, उसको किस नाम से पुकारा जाता था? पेंथालासा के नाम से पुकारा जाता था, है ना। सवाल हमारा क्या है, ध्यान से एक बार फिर से देखें। पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर स्थित था, उसका नाम क्या था? टेथिस, बेरिंग, पैंथालासा, प्रशांत। हमारा प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पैंथालासा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं नेक्स्ट। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को मिलाने का परीक्षण किस गहराई पर किया गया था? एट व्हाट डेप्थ वाज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू द मैच द टू कोस्ट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन? ऑप्शन नंबर ए 500 फैदम, ऑप्शन नंबर बी 1000 फैदम, ऑप्शन नंबर सी 1500 फैदम, ऑप्शन नंबर डी 2000 फैदम। तो हमारा प्रॉपर जवाब होगा 1000 फैदम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका इन तीनों भूखंडों को मिलाकर किस नाम से जाना गया है? पहले के टाइम पे इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका टुगेदर वेयर नोन बाय विच नेम? तो ऑप्शन नंबर है लॉरेशिया,
लारेशिया, ऑप्शन नंबर बी है लेमोरिया, ऑप्शन नंबर सी है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर डी है अंगारा लैंड। तो हमारा जवाब होगा लुमेरिया। मतलब पहले के टाइम पे भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका तीनों को एक साथ मिला करके लुमेरिया का नाम से पुकारा जाता था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि प्राचीन काल में हिमानी निक्षेपों, मतलब हिमानी का मतलब क्या होता है, हिम, हिमानी हिम से बना हुआ है, हिम का मतलब बर्फ, बर्फ के निक्षेप मतलब जमाव से, प्राचीन काल में बर्फ के जमाव से निर्मित मतलब बनने वाला चट्टानों को क्या कहा जाता था? इन एंशिएंट टाइम्स द रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लेशियल डिपॉजिट्स वेर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए है टिलाइट, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी है बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर डी है सैंडस्टोन। तो हमारा प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए टिलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेमिंग जीव कहां पे पाए जाते हैं? वेयर आर लेमिंग फाउंड? लेमिंग एक तरह का जीव है, वो कहां पे पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी है स्कैंडिनेविया, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा प्रॉपर जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब नॉर्वे और स्कैंडिनेविया दोनों में लेमिंग जीव जो है वो पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अफ्रीका के घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप पाए गए हैं, जमाव पाए गए हैं, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑन द कोस्ट ऑफ घाना इन अफ्रीका लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड विच आर फेमस एज गोल्ड कोस्ट, डायमंड कोस्ट, आयरन कोस्ट, सिल्वर कोस्ट। देख के ही पता चल रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन द कोस्ट ऑफ घाना इन अफ्रीका लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड से ही नाम होगा, तो इसका नाम मतलब पता चला कि ऑप्शन नंबर ए गोल्ड कोस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग 24। वर्तमान में सभी महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? एट प्रेजेंट व्हाट फिटिंग टुगेदर ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए है चौकटी फिट, जिसको हम लोग चौकटी फिट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जिक्सा फिट, ऑप्शन नंबर सी प्लेट फिट, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना फिट। तो इसका प्रॉपर जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जिक्सा फिट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल हम लोग को देखते हैं। महाद्वीपों के विस्थापन के लिए वेगनार ने कौन सा अन्य बल माना था? विच अदर फोर्स डिड वेगनार कंसिडर फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? पेंजिया, है ना, हम लोग पढ़ा है हम लोग कि पेंजिया क्या होता है। पेंजिया जो था वो टूटकर जो बिखरने लगा था, तो उसमें एक और कौन सा फोर्स है जो जिसके वजह से पेंजिया मतलब कि जितने भी महादेश थे वो विखंडन होने लगे, टूटने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर है संवहन धारा, ऑप्शन नंबर बी है ज्वारीय बल, ऑप्शन नंबर सी है समुद्री धाराएं, ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम लोगों का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सवाल बनेंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।